यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। 6 अध्याय की बात सुनकर चांद ने एक नजर उसकी तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। अध्याय ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ पार्टी में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा, जो कि चांद की तरफ ही देख रहे थे। उसने भी चांद की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और चांद को लेकर सीधा उनसे कुछ दूरी पर खड़े दो लड़कों के ग्रुप की तरफ आ गया। उन लड़कों ने जैसे ही अध्याय को चांद को अपनी तरफ लेकर आते हुए देखा, उन्होंने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अध्याय, तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, वो भी इतनी ब्यूटीफुल, और हमें बताया भी नहीं। शी इज सो प्रिटी। कहते हुए वो दोनों लड़के मुस्कुराने लगे। अध्याय ने उनकी बात सुनकर एक नजर खूबसूरत चांद की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, बस ये समझ लो कि यह मेरी बहन है। अध्याय की बात सुनकर उन दोनों ने एक साथ कहा, सच में? तो क्या हम ट्राई कर सकते हैं? कहते हुए वो दोनों हंसने लगे। वहीं उन दोनों की बात सुनकर मासूम चांद डर गई। अध्याय ने जब चांद को डरते हुए महसूस किया, उसने प्यार से कहा, क्यूटी पाई, डरो मत, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है, आयुष और अद्विक, और तुम दोनों मेरी क्यूटी पाई को डराना बंद करो। अध्याय ने पहले ही चांद को बता दिया था कि वो पार्टी में उसे क्यूटी पाई ही कहेगा। चांद ने धीरे से अपना सर लाया, हालांकि उसके छोटे से चेहरे पर डर अभी भी नजर आ रहा था। इतने सारे मॉडर्न और क्लासी लोगों को देखकर आखिर वो कैसे ना डरती। इतने सारे लोगों के बीच में उसने लाइमलाइट चुरा ली थी, इसलिए सारी लड़कियां उसे घूर घूर कर देख रही थी और जानना चाहती थी कि आखिर यह लड़की है कौन। सभी के सभी अंजलि के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि अध्याय अंजलि का भाई था। अंजलि ने आखिर में इरिटेट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता अध्याय भाई, मुझे सब कुछ नहीं बताते, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। अगर हिम्मत है तो जाकर उनसे पूछ लो। अंजलि को इस तरह से इरिटेट होते हुए देखकर उसकी फ्रेंड सिमरन ने हंसते हुए कहा, पर तुम्हारी इरिटेशन से तो लग रहा है कि तुम्हें वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच सच बताओ, जानती हो ना तुम कि वह कौन है? बस तुम हमें बताना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, हम खुद पता लगा लेंगे। कहते हुए सिमरन एटीट्यूड से अपनी कमर को मटकाते हुए अध्याय की तरफ जाने लगी। उसे जाते हुए देखकर अंजलि ने खुद से कहा, जाओ जाओ, पता कर लो। वैसे भी जब सबको पता चलेगा कि वो एक गवार है तो कितना मजा आएगा, पर अगर पार्टी में न्यूज लीक हुई तो अध्याय भाई सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देंगे। ओह गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? कहते हुए अंजलि इरिटेट होकर चांद की तरफ देखने लगी। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े एक लड़के पर गया, जो ड्रिंक करते हुए लगातार लस्ट भरी नजरों से चांद को देख रहा था। उसे चांद को देखते हुए देखकर अंजलि गुस्से से तेज कदमों से चलती हुई उसके पास आ गई। उसने झटके से उसे लड़के को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, चिन्मय, तुम उसे लड़की को क्यों देख रहे हो? अचानक से अंजलि के कॉलर पकड़ने की वजह से वो लड़का, जिसका नाम चिन्मय था, उसके हाथ से ड्रिंक ग्लास छूकर नीचे गिर गया। उसने हैरानी से अपने सामने खड़ी अंजलि की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, तुम इस तरह से मेरे साथ बर्ताव क्यों कर रही हो? देखो, पार्टी हॉल में इतने सारे लोग हैं, अगर किसी ने देख लिया तो बोलो क्या सोचेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी रेस्पेक्ट नहीं करती। चिन्मय की बात सुनकर अंजलि ने गुस्से से उसकी कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, रिस्पेक्ट? तुम्हें लगता है कि तुम रिस्पेक्ट के लायक हो? औकात में रहा करो, और अगली बार से अगर मेरे अलावा किसी और लड़की को देखा भी तो आंखें निकाल लूंगी। भूलो मत कि मैं अग्निहोत्री परिवार की राजकुमारी हूं। अंजलि की बात सुनकर चिन्मय ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीट हार्ट, तुम तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। मैं किसी और को क्यों देखूंगा जब मेरे पास मेरी जान है। तुमसे सुंदर, तुमसे प्यारी मैंने अपनी दुनिया में कभी कोई लड़की नहीं देखी, इसलिए अब इस तरह से गुस्सा करना बंद करो जान। वैसे तुम्हारे भाई के साथ खड़ी हो लड़की कौन है? चिन्मय को घूम फिर कर चांद के बारे में बात करते हुए देखकर अंजलि ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बहन है, बस इतना समझ लो। कहते हुए अंजलि चिन्मय को धक्का देकर वहां से चली गई। अंजलि की बात सुनकर चिन्मय ने अपने सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, बहन तो नहीं है, हाँ, पर बैड पार्टनर जरूर बन सकती है। कहते हुए वह अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए चांद को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी वह नीली नीली आंखें, जो मासूमियत से पार्टी हॉल में मौजूद लोगों को देख रही थी,
हर किसी का ध्यान अट्रैक्ट कर रही थी। सिमरन एटीट्यूड से चलती हुई अध्याय के पास आ गई। उसने पीछे से अध्याय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हेलो अध्याय। सिमरन की आवाज सुनकर अध्याय पीछे पलट कर देखा और सिमरन को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसके साथ खड़े आयुष और अधिक के चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ खास नहीं थे। सिमरन ने उन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि मैंने तुम तीनों को डिस्टर्ब कर दिया। मुझे देखकर ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे तुम तीनों को मेरा यहां आना पसंद ना आया हो। सिमरन की बात सुनकर अध्याय मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही समझा तुमने। हमें तुम्हारा यहां आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं। तुम्हारी तो आदत है ना जबरदस्ती हर जगह घुसने की। अध्याय की बात सुनकर सिमरन ने थोड़े गुस्से से कहा, अध्याय कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं तो यहाँ पर तुमसे बस मिलने के लिए आई थी। काफी दिन हो गए हमने एक दूसरे से बात नहीं की और खास करके मैं इस ब्यूटीफुल लड़की से मिलने के लिए आई थी। कितनी खूबसूरत है ये। वैसे है कौन ये, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? सिमरन की बात सुनकर अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, क्यूटी पाई बताओ कि तुम कौन हो? अध्याय की बात सुनकर चांद डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। अध्याय ने आंखों के इशारे से उसे बोलने के लिए कहा। चांद ने अपने छोटे से हाथ को सामने करते हुए कहा, हेलो हमारा नाम चांद है। चांद की बात सुनकर अध्याय के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। वही सिमरन उसके छोटे से नाजुक हाथ को देखने लगी, जो इतनी नाजुक थे जैसे किसी छोटे बच्चों को हो। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ भी बहुत खूबसूरत है, पर उसे चांद के हाथों से भी जलन हो रही थी। उसने थोड़े गुस्से से चांद के नाजुक हाथों को अपने हाथ में लेकर दबाते हुए कहा, हेलो चांद, काफी प्यारा नाम है तुम्हारा चांद, और यूनिक भी। वैसे तुम अध्याय की लगती क्या हो रिश्ते में? कहते हुए सिमरन ने चांद के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। चांद ने हल्के से करहाते हुए कहा, आप हमारे हाथ को क्यों दबा रही है? चांद की बात सुनते ही सिमरन ने जल्दी से उसके हाथ को छोड़ दिया। वही अध्याय ने चांद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दिखाओ क्यूटी पाई। वो क्या है ना, अब कुछ लड़कियां चुड़ैलों की तरह होती है जो पीछे पड़ जाती है। कहीं इसने तुम्हारे हाथ को हट तो नहीं कर दिया? कहते हुए अध्याय प्यार से चांद के हाथ को देखने लगा। वही सिमरन ने अध्याय को घूरते हुए कहा, अध्याय तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। अध्याय ने सिमरन को घूरते हुए कहा, चुपचाप यहां से दफा हो जाओ वरना इंसल्ट क्या होती है ये तुम्हें पता भी नहीं है। अगली बार से मेरी क्यूटी पाई को हट करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। भूलो मत, आई एम अध्याय अग्निहोत्री। अध्याय की धमकी सुनकर सिमरन पर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे इस तरह से पर पटकते हुए जाते हुए देखकर चांद ने मासूमियत से अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने हमारे हाथ को क्यों दबाया? चांद के सवाल पर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी के आप भूल गई। मैंने कहा था ना, कुछ चुड़ैल होती है जो खूबसूरत परियों को देखकर उन पर अटैक करती है, और आप तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत है। जरा देखिए कैसे चुड़ैल जलकर कोयला बन रही है। अध्याय की बात सुनकर चांद डरी हुई नजरों से पूरे पार्टी हॉल में देखने लगी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसे ही देख रही थी। चांद ने डरते हुए कहा, ये सब लोग हमें क्यों देख रहे हैं? हमने तो कुछ नहीं किया। चांद को डरते हुए देखकर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यूटी पाई भाभी, आपने कुछ किया नहीं है, पर फिर भी आपको ये देख रहे हैं क्योंकि आपके पास वो खूबसूरती है जो इनमें से किसी के पास नहीं है। मेकअप लगा लगाकर यह भूतनी जैसी दिखने वाली लड़कियां खुद को सुंदर समझती हैं, पर आज आपको देखकर उन्हें पता चल रहा है कि असली सुंदरता होती क्या है। फिलहाल छोड़िए, आज मैं आपको सबसे मिलवाता हूं क्योंकि नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ा होने वाला है। कहते हुए अध्याय चांद के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे पार्टी हॉल में मौजूद लगभग सभी लोगों से मिलवाने लगा। अध्याय के सामने वो लोग प्यार से चांद से बात कर रहे थे, हालांकि उनके दिल में और दिमाग में यही चल रहा था कि ये खूबसूरत लड़की है कौन, और उसे काफी हद तक चांद से जलन भी हो रही थी क्योंकि पार्टी की लाइमलाइट चांद चुरा चुकी थी। आखिर में अध्याय चांद को लेकर पार्टी के ओनर के पास आ गया। यह एक 25 साल का लड़का था जिसका आज बर्थडे था। अध्याय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे अंशुमन। वो लड़का जिसका नाम अंशुमन था वो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, और अपर मिडिल क्लास फैमिली के सारे बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, जिस वजह से यहाँ पर सारी बड़ी फैमिली इसके बच्चे मौजूद थे। अंश बने अध्याय के बगल में खड़ी चांद की तरफ देखकर बेहद सरकास्टिक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है? कहते हुए उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल। अंशुमान के मुंह से ऐसी आवाज सुनकर चांद डरने लगी। अध्ययन ने हाथ दबाकर चांद को शांत रहने के लिए कहा।
चांद ने डरते हुए अपना छोटा सा हाथ सामने करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। चांद की मीठी सी आवाज सुनते ही अंशुमन में हल्के हाथ से चांद की हथेली को थामकर उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल। तुम्हारे मुंह से हैप्पी बर्थडे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे बर्थडे विश किया हो। चांद ने जैसे ही अंशुमन के होठों को अपनी हथेली पर महसूस किया, उसने झटके से अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। अध्याय ने उसे शांत करते हुए कहा, इट्स ओके क्यूटी पाई। अंशुमन, तुम इस तरह से मेरी क्यूटी पाई को किस नहीं कर सकते हैं। शी इज वेरी सेंसिटिव। अध्याय की बात सुनकर अंशुमान ने चांद के डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली शी इज सो सेंसिटिव। कहते हुए अंशुमन ऊपर से नीचे तक चांद को देखने लगा। चांद ने अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, चलिए ना, अब हमें यहां पर और नहीं रहना। चांद को इस तरह से अनकंफर्टेबल होते हुए देखकर अध्याय ने अंशुमन की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। कहते हुए अध्याय चांद को लेकर एक कॉर्नर के टेबल पर आकर बैठ गया। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी डरिए मत, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि भाई ये कहकर कि आपको कुछ नहीं आता, आपको अपने साथ ना लेकर जाए। मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह हर पार्टी में एंट्री लो और उसके लिए आपको ट्रेन होना होगा। भाभी आप समझती क्यों नहीं है? अध्याय की बात सुनकर चांद ने डरी हुई आवाज में कहा, हमें ऐसी जगह पसंद नहीं है। कैसे अर्धनग्न कपड़े पहनकर ये लोग घूम रहे हैं। वो लड़की देखो कितने गंदे कपड़े पहने हैं। उसने क्या उसके माँ पापा उसे अच्छे कपड़े खरीद कर नहीं देते हैं? चांद की बात सुनकर अध्याय का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके कोने में खड़ी एक लड़की की तरफ देखा, जिसने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी यह आजकल का फैशन है। चांद ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे शरीर दिखाने फैशन है तो हमें ये फैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे कपड़े पहनने से अच्छा है कि वो कपड़े ही ना पहने। चांद की बात सुनकर राधे हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, आप कितनी क्यूट हो भाभी। अभी यह तो उनकी मर्जी है कि उन्हें पहनना या नहीं, बट मुझे ये बताइए, मेरी क्यूटी पाई भाभी कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी? अध्याय की बात सुनकर चांद ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, राम राम राम, हम ऐसे गंदे कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। एपिसोड 47। चांद की बात सुनकर अध्याय ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, आपको खूबसूरत दिखने के लिए उनके जैसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है भाभी। आप तो साड़ी में भी इसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा आप मुझे बताइए किजिड, आपने इन लोगों के साथ रहकर क्या सीखा? अध्याय के सवाल पर चांद ने अपनी मासूम आंखों से पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं। चांद की बात सुनकर अध्याय ने अपने सर को पीटते हुए कहा, भाभी कुछ नोटिस कीजिए। चांद ने सब की तरफ देखा। सब लोग एक दूसरे के साथ हंसते हुए बात कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। चांद ने डरी हुई आवाज में कहा, ये लोग कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरी हुए हैं। चांद की बात सुनकर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, तो हमें आपको इनकी तरह ही कॉन्फिडेंट करना है ताकि आप भी एटीट्यूड से सबके सामने खड़ी रह सको। आप समझ रही हो ना? चांद ने धीरे से कहा, ठीक है, पर क्या अब हम यहां से चल सकते हैं? हम यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है। चांद की बात सुनकर अध्याय का, ओके भाभी, बस 2 मिनट। अध्याय ने एक पल के लिए भी चांद को अकेला नहीं छोड़ा था। वो अच्छे से जानता था कि चांद इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर मौजूद कई सारे लोगों की गंदी नजरों से पर पड़ चुकी है। अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में इस तरह की बातें होना नॉर्मल था। इसलिए अध्याय ने अपने दोनों दोस्तों को अपनी तरफ बुलाया। आयुष और अधिक भी उसके पास आ गए। आयुष ने कहा, व्हाट हैपेंड? चलना डांस करते हैं। कितने दिन हो गए साथ में डांस नहीं किया। आयुष की बात सुनकर अध्याय ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं क्यूटी पाई को लेकर घर जा रहा हूं। तुम लोगों को बस इतना ही बताना था। अध्याय की बात सुनकर उन दोनों ने हैरान होते हुए कहा, पर अभी तक तो केक कटिंग भी नहीं हुई है और तुम दोनों घर जा रहे हो। अध्याय मुस्कुराते हुए, हाँ हम घर जा रहे हैं क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे वह काम हो चुका है। अध्याय की बात का मतलब ना समझते हुए उन दोनों ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। अध्याय ने हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी तुम दोनों को पता चल जाएगा। फिलहाल मैं घर जा रहा हूं। चलो क्यूटी पाई। कहते हुए चांद का हाथ पकड़ लिया। चांद घर जाने के नाम से खुश हो गई थी। उसे बस इन पागलों के बीच से कैसे भी करके भागना था। उसे खुश देखकर अध्याय भी मुस्कुराने लगा। वही उसकी मुस्कुराहट देखकर आयुष ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, कितनी प्यारी मुस्कुराहट है।
आपकी मुस्कुराहट देखकर दिल ही नहीं भर रहा है। आयुष की बात सुनकर अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, फ्लर्ट कर रहे हो? आयुष ने क्यूट सा फेस बनाते हो कहा, तुम्हारे सामने तो फ्लर्ट कर रहा हूं, और वैसे भी अगर इतनी ब्यूटीफुल लड़की को बिना फ्लर्ट किए छोड़ दूंगा तो मेरा दिल मुझे हजारों गालियां देगा। आयुष की नौटंकी देखकर अध्याय ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तेरा दिल तुझे गालियां देना दे, मैं जरूर गालियां दूंगा, इसलिए अब नौटंकी बंद कर, हम जा रहे हैं, चलो क्यूटी पाए। कहते हुए अध्याय चांद को लेकर पार्टी हॉल से बाहर जाने लगा। वो लोग बाहर जा ही रहे थे कि पीछे से अध्याय को एक अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो मिस्टर अग्निहोत्री? इस आवाज को सुनते ही अध्याय ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक हैंडसम शख्स गिलास लेकर उनके पास ही आ रहा था। उसे देखते ही अध्याय की आंखें छोटी हो गई। उसे लड़के ने अध्याय के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, हमसे बिना मिले ही जा रहे हो और बताया भी नहीं कि यान हसीना कौन है? कहते हुए उस आदमी ने चांद की तरफ देखा। अध्याय ने चांद के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मिस्टर अखंड सिंघानिया, आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, कब जाऊंगा। आप मेरे दोस्त नहीं है ना, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। वो मुझे बेफिजूल में रिश्ते जोड़ना पसंद नहीं है, कहते हैं। अध्याय में चांद की तरफ देखते हुए कहा, चलो क्यूटी पाई, रास्ते में फालतू लोग बोलते रहेंगे पर हमें सबको इग्नोर करना है, अब हम हर किसी पर ध्यान तो नहीं दे सकते ना। कहते हुए अध्याय चांद को लेकर वहां से बाहर चला गया। वही वो लड़का जो अभी अभी उनके पास खड़ा था, उसने ड्रिंक का ग्लास अपने मुंह से लगते हैं कहा, ये फालतू इंसान बहुत जल्दी तुम लोगों को फालतू बना देगा। अध्याय अग्निहोत्री, तुम्हारे उसे भाई से भी तो बदला लेना है। कहते हुए उसे लड़के की आंखों के सामने चांद का खूबसूरत अच्छा चेहरा घूमने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, बस एक बार पता चल जाए कि ये खूबसूरत हसीना कौन थी, इसे तो अपने बिस्तर पर लाकर ही रहूंगा। कहते हुए वो लड़का पलटकर पार्टी में चला गया। वही बाहर आकर अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी आप ठीक है ना? चांद ने डरी हुई आवाज में कहा, वो कितने खतरनाक दिख रहे थे, बिल्कुल रावण की तरह। चांद की बात सुनकर अध्याय ने चांद के छोटे से चेहरे को देखकर हंसते हुए कहा, ओके ओके भाभी, वो रावण ही है, फिलहाल हम हमारी रामायण चले, मतलब घर चले। अध्याय की बात सुनकर चांद ने कहा, अवश्य। कहते हुए वो जाकर कार के अंदर बैठ गई। अध्याय ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड भाभी, और भाभी की हिंदी। कहते हुए वह भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चांद मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी और ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। अध्याय भी प्यारी सी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। उसने खुद से कहा, अब तक तो बम ब्लास्ट हो गया होगा। कहते हुए वो खुश होने लगा। सिंगापुर में व्योम इस वक्त अपने रूम की बालकनी में बैठकर अपने मोबाइल पर मेल चेक कर रहा था। तभी उसे किसी ग्रुप की नोटिफिकेशन नजर आए। उसने देखा तो यह उसके कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स का वो ग्रुप था जो कि बहुत कम वक्त एक्टिव रहता था। व्योम भले ग्रुप में एक्टिव नहीं रहता था पर उसने ग्रुप लेफ्ट भी नहीं किया था। उसने देखा तो वहां पर कुछ तस्वीरें भेजी गई थी। उसने तस्वीर खोलकर देखी तो उन तस्वीरों को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस तस्वीर में कोई और नहीं चांद थी, जो कि अध्याय का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रही थी। उसके कपड़े देखकर व्योम अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चांद है। काफी देर तक ध्यान से तस्वीर देखने के बाद आखिर में उसे यकीन हो गया कि ये लड़की कोई और नहीं चांद है। उसका ध्यान चांद की पहनी हुई ड्रेस पर गया, जो कि फुल तो थी पर उसके गोरे कंधे साफ साफ नजर आ रहे थे। इसलिए ड्रेस होने की वजह से चांद बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। एक पल के लिए व्योम तो जैसे अपनी नजर ही नहीं हटा पाया, पर अगले ही पल उसका ध्यान उसके बगल में खड़े अध्याय पर गया। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो परफेक्ट कपल हो। उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ये लड़की इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों गई थी? कहते हुए और भी फोटोज खोलकर देखी। एक फोटो में अंशुमन चांद की हथेली को चूम रहा था। चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रहे थे पर ऐसा लग रहा था कि वह खुश है। व्योम ने गुस्से से कहा, अंशुमन की तो ऐसी की तैसी। उसने इतना कहा ही था कि उसे नीचे मैसेज के नोटिफिकेशन सुनाई दी। उसने जल्दी से मैसेज खोलकर देखा तो वहां पर ग्रुप के सभी मेंबर्स के मैसेज थे। मेरा तो दिल आ गया इस लड़की पर। अध्याय से पूछो ना कि यह कौन है। उसने कहा था कि यह उसकी बहन है, मुझे इससे शादी करनी है। प्लीज पूछो ना उसे, मुझे इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, मुझे इसके साथ नाइट स्पेंड करनी है। वहां पर कई सारे मैसेज थे जिसे पढ़कर व्योम का दिमाग खराब हो रहा था। उसने गुस्से से कहा, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
कहते हुए व्योम ने अपना मोबाइल उठाया और चांद का नंबर डायल करने के लिए उसका नंबर ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि चांद के पास मोबाइल ही नहीं है। उसने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, इस लड़की का मैं क्या करूं? मुझे पागल करके छोड़ेगी। इससे दूर आकर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। मेरा सुकून छीन लिया इस जादूगरनी ने। कहते हुए भी व्योम ने आखिर में इरिटेट होकर अध्याय का नंबर डायल कर दिया। चांद और अध्याय अभी अभी मेंशन वापस पहुंचे थे। अध्याय में जैसे ही अपना मोबाइल बजता हुआ देखा, उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी आप अंदर जाइए, मैं अभी आया। अध्याय की बात सुनकर चांद में डरी हुई आवाज में कहा, पर अगर दादी माँ ने हमें ऐसे कपड़ों में देखकर गुस्सा किया तो? चांद की बात सुनकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, क्या आपने मेरी मॉम को नहीं देखा कैसे कपड़े पहनती है? तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या दादी माँ को आपके कपड़ों से प्रॉब्लम होगी। अध्याय की बात सुनकर चांद थोड़ी रिलैक्स हो गई और दौड़ते हुए मेंशन के अंदर भाग गई। अध्याय जल्दी से नंबर देखा तो उसे व्योम कॉल कर रहा था। व्योम के नंबर को देखकर अध्याय के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने खुद से कहा, तो आखिर मेरे भाई ने कॉल कर ही लिया। इतनी जल्दी कॉल उठाऊंगा तो उनकी बेचैनी कम हो जाएगी। थोड़ा बेचैन होने देता हूं। कहते हुए अध्याय ने मोबाइल को साइलेंट करके अपने पेंट की पॉकेट में रखा और गाना गुनगुनाते हुए अंदर आ गया। लिविंग रूम में सिर्फ सावित्री जी बैठी हुई थी। उन्होंने जैसे ही चांद की तरफ देखा, उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वही चांद जो कि अध्याय के समझाने के बाद भी थोड़ी डरी हुई थी। सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। सावित्री जी ने प्यार से कहा, हमारे पास आए। चांद जल्दी से चलते हुए उनके पास आकर खड़ी हो गई। सावित्री जी ने उसके छोटे से चेहरे को, आप अपने हाथ में कितनी प्यारी लग रही है। आप हमारी बात मानिए। आप ट्रेडिशनल के साथ साथ थोड़े बहुत वेस्टर्न कपड़े पहन लीजिए। आप सच में बहुत प्यारी लगती है। सावित्री जी की बात सुनकर चांद के गाल गुलाबी हो गए। ऐसा नहीं था कि उसे ये कपड़े नहीं पहनने थे। बचपन से मुश्किल से उसे 2 जोड़ी कपड़े मिलते थे जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी बता दी थी, तो फिर वह ये कैसे सोच सकती थी कि उसे कैसे कपड़े पहनने और कैसे नहीं। उसके गुलाबी चेहरे को सावित्री की हंसने लगी। तभी अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी चलो ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहते हुए अध्याय ने आंख मारकर सावित्री जी को कुछ इशारा किया और चांद का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर उसके रूम में आ गया। चांद कुछ कहती इससे पहले ही अध्याय का मोबाइल फिर से बजने लगा। अध्याय अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, भाभी एक आदमी मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। आप उसके साथ बात करो ना, उसे बताओ ना कि वो मुझे परेशान ना करे। कहते हुए अध्याय ने कॉल उठाकर मोबाइल चांद के कान से लगा लिया और वहां से भाग गया। बेचारी चांद को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही दूसरी तरफ से उसे व्योम की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अध्याय तुम चांद को लेकर कहाँ गए थे? इस आवाज को सुनते ही चांद की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसके धड़कनों की शोर इतनी ज्यादा था कि कॉल की दूसरी तरफ मौजूद गुस्से से उबल रहा था। वह भी इन धड़कनों की आवाज को सुन पा रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, चांद क्या ये तुम हो? व्योम के मुंह से अपना नाम सुनते ही चांद के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हम ही हैं। कहते हुए चांद आगे की तरफ चलने लगी। उसका ध्यान ही नहीं था कि इस वक्त वो दीवार के सामने खड़ी है। चलने के साथ ही उसका सर दीवार से टकरा गया और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसकी ऐसी आवाज सुनकर व्योम की पूरी बॉडी में अजीब सा कट दौड़ने लगा। उसने गुस्से से कहा, ये लड़की मुझे सेड्यूसर्स करने का एक मौका नहीं छोड़ती। हर वक्त हर पल सेड्यूसर्स करती रहती है। जादूगरनी कहीं की। कहते हुए व्योम ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। तभी दूसरी तरफ से चांद ने फिर से दर्द भरी आह के साथ कहा, जी बोलिए। चांद को फिर से ऐसी आवाज निकालते हुए देखकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, देखो तुम मुझे सेड्यूसर्स करना बंद करो। मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। अगर तुम्हारे पास आ गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। व्योम की बात सुनकर चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा बड़ा करके कंफ्यूज होकर उसकी बात सुनने लगी। एपिसोड 48। चांद को कुछ ना बोलते हुए देखकर व्योम ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सुनो मुझे तुम्हें देखना है। व्योम की बात सुनकर चांद ने मासूमियत से कहा, पर आप तो विदेश चले गए ना, फिर आप हमें कैसे देखोगे? चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं, तुम कॉल उठाओ। व्योम की बात सुनकर चांद ने मासूमियत से कहा, यह क्या होता है? चांद के सवाल को सुनकर व्योम, जो कि इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ा था,
उसने अपने माथे को उंगलियों से सहलाते हुए कहा, तुम्हें वीडियो कॉल नहीं पता? व्योम के सवाल पर चांद ने धीरे से कहा, नहीं, यह क्या होता है? व्योम ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, मैं कॉल कट करूंगा, उसके बाद मैं दोबारा कॉल करूंगा। तुम्हें 2 स्लाइड दिखेंगे, एक रेड और एक ग्रीन कलर की। तुम्हें ग्रीन स्लाइड को ऊपर उठाना है। व्योम इंग्लिश में लगातार समझ रहा था। वही मासूम चांद के सर से सारी बातें निकल रही थी। उसने धीरे से कहा, यह क्या होता है? चांद की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, सुनो, 2 बत्तियां चलेगी, एक हरी बत्ती और एक लाल बत्ती। तुम्हें हरी वाली को ऊपर उठाना है। अब समझ आया? जैसा कहा है वैसा ही करना। कहते हुए व्योम ने कॉल कट करके जल्दी से वीडियो कॉल लगा दिया। वही चांद बेचारी अध्याय के मोबाइल को घूर घूर कर देखने लगी। उसने तो पहले सिर्फ कीबोर्ड वाले मोबाइल देखे थे। उसने कुछ सोचकर हरी वाली स्लाइड को ऊपर उठा दिया। अगले ही पल उसके सामने व्योम का चेहरा नजर आने लगा, जिसे देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, भूत, भूत। कहते हुए चांद मोबाइल को लेकर वहीं पर कूदने लगी। वही व्योम जो कि चांद का चेहरा देखने के बाद अपना गुस्सा पूरी तरह से भूल गया था, उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर हैरान हो गया। उसने चांद को शांत करते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो और कहाँ भूत है? व्योम की आवाज सुनकर चांद ने डरते हुए कहा, हमें आपकी आवाज आ रही है। चांद की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, मोबाइल में देखो, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूं, इडियट। चांदनी ने डरते हुए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा, जहां पर व्योम उसे ही घूर घूर कर देख रहा था। चांद ने मासूमियत से स्क्रीन को टच करते हुए कहा, क्या आप इसके अंदर चले गए? कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। चांद की बात सुनकर व्योम ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, व्हाट, मोबाइल के अंदर? चांद की बात सुनकर व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। चांद ने रोते हुए कहा, क्या किसी जादूगर ने आपको इसके अंदर डाल दिया? आप बाहर कैसे आओगे? अध्याय भैया ने तो हमें कहा था कि आप विदेश गए हो, पर आप तो मोबाइल के अंदर चले गए। कहते हुए चांद फिर से रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर व्योम ने खुद से कहा, हे भगवान, ये दुनिया का 8वां अजूबा तूने मेरे पास क्यों भेजा? कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। आखिर में उसने प्यार से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कहीं नहीं गया हूं। यह एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इससे हम कहीं भी बैठकर एक दूसरे के साथ इस तरह से एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बात कर सकते हैं, जैसे मोबाइल पर हम एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं ना। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब हम एक दूसरे का चेहरा भी देख सकते हैं। मैं मोबाइल के अंदर नहीं गया हूं, इसलिए बेफिजूल में गंगा जमुना बहाना बंद कर दो, वरना तुम्हारी पानी की टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी। व्योम की बात सुनकर चांद और बड़ी बड़ी आंखों से मोबाइल स्क्रीन को घूरने लगी। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब आप इसके अंदर नहीं हो ना? चांद की मासूमियत भरी बात सुनकर वह हमने प्यार से कहा, नहीं हूं। पहले तुम कहीं बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। व्योम की बात सुनकर चांद ने आसपास देखा। उसे बालकनी का झूला नजर आया। वो जल्दी से जाकर झूले पर बैठ गई। चांद ने अभी भी अपनी ड्रेस चेंज नहीं की थी। इस वक्त भी वो बिल्कुल किसी बाबी की तरह लग रही थी। व्योम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अब मुझे बताओ कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर अध्याय के साथ पार्टी में क्यों गई थी? तुम पार्टी में क्यों गई थी? तुम कैसे कपड़े तो नहीं हो और तुम्हें उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी? व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, अध्याय भैया ने हमें नहीं बताया था कि वो हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा थी कि वो हमें घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं, इसीलिए हम भी उनके साथ चले गए थे, पर हमने बहुत मजा किया। वहां पर सब लोग अच्छे थे। कहते हुए चांद के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि वो काफी ज्यादा नर्वस थी, पर इतने सारे लोगों को वहां पर एक साथ देखकर उसे दुनिया का एक अलग हिस्सा भी देखने को मिला था। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, अगली बार से तुम ऐसे कपड़े पहनकर ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाओगी और मेरे बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी। व्योम की बात सुनकर चांद ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप हमें अपने साथ लेकर जाओगे? चांद के सवाल को सुनकर व्योम चुप हो गया। क्या सच में वो चांद को अपनी वाइफ के तौर पर दुनिया के सामने लेकर जाना चाहता था या नहीं? वो तो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। उसे कुछ ना बोलते हुए देखकर चांद ने धीरे से कहा, आपने बताया नहीं कि आप हमें अपने साथ लेकर जाओगे। अध्याय ने कहा है कि वो हमेशा हमें अपने साथ ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे, और आपके वो दोस्त है ना, वो कितने अच्छे हैं। क्या नाम है उनका? विराज। उन्होंने भी कहा है कि हमें वो ऐसी जगह पर अपने साथ लेकर जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम दोनों परफेक्ट कपल लगेंगे। चांद बेचारी, जिसे परफेक्ट कपल का मतलब नहीं पता था,
उसने फ्लो में व्योम के सामने यह बात कह दी। वही व्योम को जैसे ही चांद से बात का मतलब समझ आया, उसका दिमाग जो पहले से खराब था वो और भी ज्यादा खराब हो गया। उसने गुस्से से कहा, क्या विराज ने तुमसे यह बात कही? व्योम के गुस्से भरी आवाज सुनकर चांद ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। उसे कुछ ना बोलते हुए देखा कर व्योम ने कहा, क्या विराज ने तुमसे कहा कि वह तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेकर जाएगा और तुम दोनों परफेक्ट कपल लगोगे? चांद ने धीरे से अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर व्योम ने गुस्से से कहा, विराज का तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने डरी हुई आवाज में कहा, आप खून करते हो। चांद की बात सुनकर व्योम ने अजीब सा चेहरा बनाकर चांद की तरफ देखा, जो बेचारी हद से ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने चांद के सामने कह दिया है कि वो विराज का खून करेगा। चांद ने रोते हुए कहा, इसका मतलब आप पापी हो। चांद की बात सुनकर व्योम के चेहरे की एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे वो अपना सर फोड़ना चाहता हो। उसने थोड़े गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। तुमसे किसने कह दिया कि मैं पापी हूं? तुमसे किसने कह दिया कि मैं सच में लोगों का खून करता हूं? क्या तुम अपने पति परमेश्वर पर भरोसा नहीं करती? तुम्हारे महादेव ने तुम्हें समझाया नहीं कि पति परमेश्वर की सारी बातें मानते हैं? तो अब से मेरी बात मानकर तुम किसी के साथ भी नहीं जाओगी। और रही बात परफेक्ट कपल की, तो तुम किसी के साथ परफेक्ट नहीं लगती मेरे अलावा। कहते हुए व्योम चांद को घूरने लगा। वही चांद बेचारी डरी हुई नजरों से व्योम को देखने लगी। उसे इस तरह से डरते हुए देखकर व्योम ने खुद को शांत करते हुए कहा, देखो डरो मत, शांत हो जाओ। चांद ने अपना कर हिलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। आप हमेशा हमें डांटते रहते हो। आपने हमें बताया भी नहीं है और हमें छोड़कर विदेश चले गए और अभी मोबाइल पर हमें डांट रहे हो। हम दादी माँ से आपकी शिकायत करेंगे। चांद की बात सुनकर व्योम मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब चांद रो नहीं रही थी बल्कि वो छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसकी शिकायत कर रही थी। व्योम ने धीरे से कहा, अच्छा तो दादी माँ क्या करेंगे फिर? चांद ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें नहीं पता, बस हम आपकी शिकायत दादी माँ से करेंगे। आप सच में बहुत बुरे हो। अध्याय भैया कितने अच्छे हैं, आप उनकी तरह अच्छे क्यों नहीं हो? चांद के मुंह से अध्याय के लिए अच्छा सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, सुनो, एक पत्नी को अपने पति के अलावा किसी और की तारीफ नहीं करनी चाहिए, वरना उसे पाप लगता है। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, फिर तुम अध्याय की तारीफ क्यों कर रही हो? तुम्हें सिर्फ मेरी तारीफ करनी चाहिए। व्योम की बात सुनकर चांद ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर वह तो हमारे भैया है ना, हम उनकी तारीफ कर सकते हैं। वैसे भी हमें किसी की तारीफ करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम किसी और की बुराई नहीं कर सकते। हम अगर किसी की बुराई उसके पीठ पीछे करें तो ये पाप होता है। आपको कुछ भी नहीं पता है, आप ना एक नंबर के बुद्धू हो। चांद ने मासूम सा चेहरा बनाकर मोबाइल में ही व्योम को उंगली पॉइंट करते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर व्योम ने छोटी आंखों से चांद को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे बुद्धू कहा? द ग्रेट व्योम अग्निहोत्री को। तुम जानती नहीं कि दुनिया मुझे देखने के लिए कितनी ज्यादा तरसती है। व्योम की बात सुनकर चांद ने कहा, कितना ज्यादा? चांद के सवाल पर व्योम ने खुद से कहा, छोड़ो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारा छोटा सा दिमाग ज्यादा बातें समझने के लायक नहीं है। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। चांद को अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ देखकर व्योम ने धीरे से कहा, मेरी तरफ देखो। चांद ने मोबाइल को साइड में रखते हुए कहा, हमें आपसे बात नहीं करनी है। आप हमारे बारे में सब बुरी बातें बोलते हो, हम आपको अच्छे नहीं लगता ना। चांद की बात सुनकर व्योम ने धीरे से कहा, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रही हो। मैंने कहा, अपना चेहरा दिखाओ मुझे। चांदनी मोबाइल को झूले पर रखा और उठकर खड़ी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हमें अब आपसे बात ही नहीं करनी है, आप बहुत ज्यादा बुरे हो। कहते हुए चांद मोबाइल को बालकनी में ही छोड़कर रूम के अंदर भाग गई। वही व्योम बार बार चांद को बुलाने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि चांद वहां से जा चुकी है। उसने खुद से कहा, क्या लड़की एक नंबर की इडियट है, कोई बात नहीं समझती। इसे तो मुझे खुद जाकर समझाना होगा और सबसे पहले इस विराज को बताना होगा कि व्योम अग्निहोत्री चीज क्या है। कहते हुए व्योम ने कॉल कट कर दिया। वही रूम में आकर चांद अपने नाखून चबाने लगी। उसने खुद से कहा, क्या वो गुस्सा हो गए होंगे? कहते हुए वो वापस भागते हुए बालकनी में आ गई। उसने झूले पर रखा हुआ मोबाइल उठाकर देखा तो कॉल कट हो चुका था। चांद ने नाखून चबाते हुए कहा, हम क्या करें, हम क्या करें? इतना कहते हुए उसने कॉल बैक लगाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन को टच किया। उसे थोड़ी बहुत बातें अध्याय ने सिखा दी थी। उसे हिंदी पढ़नी आती थी, पर व्योम का नाम इंग्लिश में से था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने धीरे से कहा,
आखिरी बार इन्होंने कॉल किया था तो यही उनका नंबर होगा। कहते हुए चांद ने इस नंबर पर टच कर दिया और अपने धड़कते लड़के के साथ व्योम के कॉल उठाने का इंतजार करने लगी। वहीं व्योम जो गुस्से से अपने रूम से बाहर निकलकर विराज के रूम की तरफ जा रहा था, मोबाइल की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने बिना देखे कॉल उठाते हुए कहा, हेलो, कहते हुए वह तेज कदमों से विराज के रूम की तरफ जा रहा था। उसे किसी भी कीमत पर विराज को अच्छे से सबक सिखाना था। आखिर वो उसकी बीवी से ऐसा कैसे कह सकता था कि वो दोनों साथ में पार्टी में जाएंगे और एक परफेक्ट कपल लगेंगे। व्योम ने जब देखा कि दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसने थोड़े गुस्से से कहा, क्या बोलना नहीं आता या फिर गूंगे हो? इतना कहते ही उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, सुनिए ना। चांद की आवाज सुनकर और उसके मुंह से सुनिए ना सुनकर व्योम के कदम उसकी जगह पर ही रुक है। उसने मजबूती से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, तुमने तो कॉल कट कर दिया था ना? चांद ने धीरे से कहा, क्या आप हमसे नाराज हो गए? वो ना, हमें गुस्सा आ गया था, इसलिए हम चले गए थे। चांद की बात सुनकर व्योम ने दीवार से टिककर अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर दोबारा कॉल क्यों किया? चांद ने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, हमें लगा कि आप हमसे नाराज हो गए होंगे। क्या आप सच में नाराज हो गए? चांद की बात सुनकर व्योम ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत ज्यादा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। एपिसोड 49। व्योम की बात सुनकर चांद ने मासूमियत से कहा, हमें माफ कर दीजिए, वो हमें गुस्सा आ गया था। चांद की प्यारी सी आवाज सुनकर व्योम के कदम विराज के रूम की तरफ जाने की जगह पर वापस अपने रूम की तरफ आ गए। उसने अपने बेड पर लेटकर मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मैं अब तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना बुरा लगा जब तुमने कॉल कट किया। चांद ने व्योम की बात सुनकर धीरे से कहा, पक्का अगली बार से नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। हम सच में गुस्सा आने पर भी आपका कॉल कट नहीं करेंगे, सच में। चांद की प्यारी सी आवाज सुनकर व्योम को अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो सबसे पहले तुम्हें मुझे किस देनी होगी। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी हो गई। वो बेचारी बालकनी में खड़ी होकर मासूमियत से अपने नाखून चबाते हुए व्योम के साथ बात कर रही थी। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, पर आप तो हमारे पास नहीं हो, फिर हम आपको किस कैसे देंगे? चांद की बात सुनकर व्योम ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे दे से क्या मतलब है? मैं अभी वीडियो कॉल करता हूं, वीडियो कॉल पर तुम मुझे किस दोगी? अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, वरना नहीं। बोलो, क्या तुम मुझे कॉल पर किस दोगी? व्योम ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। वही बेचारी मासूम चांद उसकी कंडीशन सुनकर परेशान हो गई थी। उसे घबराहट हो रही थी। उसने धीरे से कहा, कुछ और बोलो ना, हम आपकी दूसरी बात मान लेंगे। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, तो ठीक है, मैं कॉल कट कर रहा हूं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं वापस भी नहीं आऊंगा। व्योम ने इतना कहा ही था कि चांद ने भरे हुए गले के साथ कहा, ऐसा मत बोलो ना, ठीक है, हम आपको किस देंगे। कहते हुए चांद अपने निचले होंठ को बाइट करने लगी। वही उसकी मंजूरी मिलते ही व्योम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हें कॉल कैसे उठाना है? मैं अभी कॉल कर रहा हूं, जल्दी से कॉल पिक करना। कहते हुए व्योम ने कॉल कट करके जल्दी से अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, सच में कितनी क्यूट है मेरी जादूगरनी। कहते हुए व्योम ने जल्दी से अध्याय के नंबर पर वीडियो कॉल लगा दिया। चांद ने कांपते हाथों से कॉल उठाकर व्योम उनकी तरफ देखा। वो उसके हैंडसम चेहरे को देखकर एक पल के लिए वो उसके चेहरे में ही खो गई। अगले ही पल उसने धीरे से कहा, हमें सच में किस देना होगा। कहते हुए चांद डरी हुई लग रही थी। चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर व्योम ने अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, देखो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है और अब तुम अपनी बात से पलट रही हो, मतलब तुम मुझे दोबारा गुस्सा दिलाना चाहती हो। ठीक है, जो करना है करो, अब से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं कॉल कट कर रहा हूं। कहते हुए व्योम कॉल कट करने ही वाला था कि चांद ने धीरे से कहा, सुनिए ना। चांद के मुंह से सुनिए ना सुनकर व्योम की धड़कन फिर से तेजी से धड़कने लगी। उसने धीरे से कहा, ये जादूगरनी जानबूझकर अपनी आवाज को इतना मीठा करके मुझसे बात करती है ताकि मैं इसके जादू में फंस जाऊं। सुनिए ना कहते हुए कितनी क्यूट लगती है। व्योम का दिल कर रहा था कि वो चांद से कहे कि वो दिन भर उसे सुनिए ना कहती रहे। जब भी चांद उसे ऐसे बुलाती थी उसकी धड़कनें अपने आप धड़कने लगती थी। वो अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए चांद को देख रहा था। अभी भी वो पर्पल कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में खड़ी थी।
इस वक्त उसे देखकर व्योम का दिल उसके पास जाकर उसे चूमने का कर रहा था, पर इस वक्त वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। चांद ने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए जमीन को घूर रही थी। ये देखकर व्योम ने कहा, ठीक है, तुम किस नहीं करने वाली हो, तुम बस मुझे उल्लू बना रही हो, है ना? व्योम की बात सुनकर चांद ने जल्दी से अपना सर ऊपर उठाकर धीरे से कहा, नहीं, हम आपको उल्लू नहीं बना रहे हैं, सच में महादेव की कसम। कहते हुए चांद ने अपनी गर्दन पर चोटी काट ली। उसकी शक्ल को देखकर व्योम ने धीरे से कहा, कितनी क्यूट है ये, इसके गालों को चूमने का दिल कर रहा है। कहते हुए व्योम उसके गोरे गोरे गालों को देखने लगा, जो कि इस वक्त टमाटर की तरह लाल नजर आ रहे थे। व्योम ने प्यार से कहा, अच्छा अब ये सब छोड़ो, जल्दी से मुझे किस दे दो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। व्योम की बात है सुनकर चांद ने धीरे से कहा, पर ऐसे कैसे दे हम? व्योम ने धीरे से कहा, ओके, मैं बताता हूं, मोबाइल के कैमरे को अपने होंठ के पास लाओ। चांद ने व्योम उनकी तरफ देखा और धीरे से कैमरे को ढूंढने लगी। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि कैमरा कौन सा है। उसने कमरे को अपने होठों के पास लाते हुए कहा, अब क्या करें? व्योम को स्क्रीन पर सिर्फ चांद के गुलाबी होंठ नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने कहा, कुछ मत करो, बस ऐसे ही रहो। कहते हुए उसने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर अपने होंठ रखे और अपने मोबाइल की स्क्रीन को चूमते हुए कहा, आई वॉन्ट योर लिप्स, मुझे तुम्हें किस करना है। कहते हुए व्योम ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और मोबाइल से दूर होकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वही मासूम चांद अभी भी मोबाइल को अपने होठों से चिपका कर खड़ी थी। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, हमें दर्द हो रहा है, हम कब तक ऐसे खड़े रहे? चांद की आवाज सुनकर व्योम को होश आया कि उसने चांद को मोबाइल अपने होठों से हटाने के लिए कहा ही नहीं। उसने प्यार से कहा, अब हटा लो, मैंने किस ले ली। व्योम की बात सुनकर चांद के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से मोबाइल को अपने चेहरे के सामने से हटाते हुए कहा, क्या अब आप हमसे गुस्सा नहीं है? क्या अब हम कॉल कट कर दे? चांद की बात सुनकर व्योम ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। चांद ने मोबाइल को अपने सामने करके मासूमियत से कहा, पर अभी तो रात हो गई है ना, क्या आपको सोना नहीं है? चांद की बात सुनकर व्योम ने हंसते हुए कहा, यहां पर रात नहीं हुई है, यहां पर अभी शाम का वक्त हो रहा है। व्योम की बात सुनकर चांद ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज भगवान तो एक साथ आते हैं ना? चांद की बात पर व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग टाइम हो रहा होगा। इस वक्त मैं सिंगापुर में हूँ। सिंगापुर में शाम का वक्त हो रहा है। दुनिया की दूसरी कंट्रीज में इस वक्त दिन का वक्त हो रहा होगा। किसी में आधी रात का वक्त हो रहा होगा। व्योम की बात सुनकर चांद मासूमियत से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर नजर आने वाले सवाल को देखकर व्योम ने कहा, जब मैं वापस आ जाऊंगा तब मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। इस लिफ्ट फिलहाल इसके बारे में मुझे कुछ मत पूछना। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसी ड्रेस पसंद है? व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, क्या यह अच्छी नहीं लग रही है? चांद के सवाल पर व्योम ने धीरे से कहा, सुनो। चांद ने अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए ही कहा, सुनिए। व्योम ने प्यार से कहा, मुझे तुम्हें पूरी तरह से देखना है। मोबाइल को झूले पर रखकर दूर खड़ी हो जाओ, मुझे तुम्हें देखना है। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने डरते हुए कहा, पर अगर यह नीचे गिर गया तो ये टूट जाएगा ना? अध्याय भाई हम पर गुस्सा करेंगे। चांद की बात पर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम पर कोई गुस्सा नहीं करेगा, और अगर टूट गया तो मैं उसे 10 खरीद कर दे दूंगा। बहुत पैसे हैं मेरे पास, तुम्हें बताया था ना मैंने। चांद ने धीरे से कहा, पर हमें शर्म आती है। कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। व्योम ने प्यार से कहा, हस्बैंड से कौन शर्माता है? अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं फिर से नाराज हो जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? व्योम की बात सुनकर चांद ने मासूमियत से अपना सर नामे हिला दिया, जिसे देखकर व्योम ने कहा, तो जल्दी से मेरी बात मानकर मोबाइल को झूले पर रखकर दूर जाकर खड़ी हो जाओ। आखिर में बेचारी चांद के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने झूले पर मोबाइल को रखा और ऐसी पोजीशन में रखा कि दूर जाने के बाद भी वह उसे देख सके। व्योम ने प्यार से कहा, अब थोड़ी सी दूर जाकर खड़ी हो जाओ और गोल गोल घूमकर दिखाना। व्योम की बात सुनकर चांद कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई। व्योम को अब चांद क्लियर नजर आ रही थी। वह इस वक्त सच में किसी आसमान से उतरी हुई परी तरह लग रही थी। व्योम ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, सीरियसली, ये तो सच में किसी चांद की तरह खूबसूरत है।
इनफैक्ट ये तो चांद से ज्यादा खूबसूरत है, पर ये तो सिर्फ मेरी जान है, सिर्फ मेरी। कहते हुए उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वही चांद गोल गोल किसी छोटे बच्चों की तरह घूम घूम कर व्योम को दिखा रही थी। उसके गोरे गोरे कंधे, उसकी कॉलर बोन साफ साफ देख पा रहा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की इतनी दूर बैठकर भी मेरे दिमाग से अपने ख्यालों को नहीं निकाल पाए। सच में जादूगरनी है। ये जादूगरनी, पता नहीं कौन से बाबा के पास इसका तोड़ मिलेगा मुझे, या मिलेगा भी या नहीं। सोचते हुए हम मुस्कुराने लगा। चांद ने दौड़ते हुए आकर मोबाइल को अपने हाथ में पड़ते हुए कहा, अब ठीक है ना? अब आप हमसे नाराज नहीं रहोगे ना? चांद की बात सुनकर व्योम ने प्यार से कहा, तुम्हें नींद आ रही है? व्योम की बात पर चांद ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, बहुत ज्यादा। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सो जाओ, और हाँ, ये ड्रेस चेंज कर लेना। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, क्या तुम्हें ऐसी ड्रेस पसंद है? चांद ने मासूमियत से कहा, ये बहुत सुंदर है, हम इसमें बहुत प्यारी लग रहे हैं, पर हमें ना ऐसी ड्रेस ज्यादा पहनी पसंद नहीं है। ये कितनी अजीब है, देखो हमारे कंधे दिख रहे हैं। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, ठीक है, अपने कपड़े चेंज करके सो जाना। कहते हुए व्योम ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही उसने अपने सीने पर हाथ रख दिया। उसकी धड़कनें अभी भी तेजी से धड़क रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिर क्या जादू किया है तुमने मुझ पर? जादूगरनी पता लगाना ही होगा। कहते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मोबाइल की गैलरी को ओपन करके स्क्रीनशॉट देखा। उसने चांद की कई सारी स्क्रीनशॉट निकाल ली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ही ज्यादा। कहते हुए व्योम चांद की तस्वीरों को देखने लगा। वही कॉल कट होते ही चांद ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसे व्योम का किस मांगना, उसका खुद को देखना, सब कुछ याद आ रहा था। चांद भले ही मासूम थी, पर वह व्योम की आंखों में खुद के लिए डिजायर साफ साफ देख सकती थी। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, क्या सच में वह हमें ऐसे देख रहे थे, या फिर वह हमारा मजाक उड़ा रहे थे? उन्हें तो ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद है ना, और हम तो ब्यूटीफुल नहीं है। कहते हुए चांद उदास हो गई। वो रूम में आकर बैठकर चुपचाप बैठ गई। उसने अभी भी अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। तभी उसके कानों में दरवाजे पर खड़े अध्याय की आवाज सुनाई दी। व्हाट हैपन भाभी? अध्याय की आवाज सुनकर चांद ने धीरे से कहा, कुछ नहीं। कहते हुए उसने अध्याय का मोबाइल साइड पर रख दिया। अध्याय चांद के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, आप तो ऐसे उदास बैठी हो, जैसे भाई ने आपको डांटा हो। क्या भाई ने आपको डांटा था? अध्याय की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, नहीं, पर शायद वह हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हम सुंदर नहीं लग रहे हैं ना? कहते हुए चांद की नीली नीली आंखों में आंसू की बूंदें चमकने लगी। वही चांद की बात सुनकर अध्याय ने खुद से कहा, ओ माय गॉड, मेरी इनोसेंट भाभी, आप कब समझेंगे? भाई तो आपको देखकर पागल हो गए थे। अगर मैंने खुद से ये सब कुछ ना देखा होता तो जरूर मैं ये सब कुछ झूठ समझता, पर यह सब तो सच है। भाई तो आपको देखकर पूरी तरह से दूसरी दुनिया में चले गए थे, और आप कह रही हो कि आप खूबसूरत नहीं हो। कैसे समझाऊं कि अगर खूबसूरती कोई परिभाषा होती तो वह भी आपसे होकर गुजरती है? सोचते हुए अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत है। और भाई मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि वह सच में आपकी तारीफ कर रहे थे। अध्याय की बात सुनकर चांद ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच्ची? अध्याय ने उसके पास आकर उसके गाल खींचते हुए कहा, मुझी। एपिसोड 50। चांद की चमकती आंखों को देखकर अध्याय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने चांद के गालों को खींचते हुए कहा, भाभी आप इतनी ज्यादा क्यूट क्यों हैं? कसम से काश आप मुझे पहले मिल जाती भाभी। प्लीज मेरे लिए अपने जैसी क्यूट सी लड़की ढूंढ कर लाना, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। अध्याय की बात सुनकर चांद ने मासूमियत से कहा, हमारे जैसी? पर हमने तो पढ़ाई नहीं की, सब हमें गंवार कहते हैं, और आपको भी हमारे जैसी चाहिए। कहते हुए चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अध्याय ने उसका चेहरा ऊपर उठकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी अगली बार से खुद के लिए गंवार शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपने भले ही पढ़ाई नहीं की है, पर जितना एक्सपीरियंस, जितनी समझदारी की बातें आप करती है ना, उतना कोई पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं करता। और वैसे भी मैंने कहा ना, मैं आपको बहुत जल्दी अच्छे से सब कुछ सिखा दूंगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, और हर चीज से के लिए तैयारी करनी होगी। हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखना होगा। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना सीखना होगा, क्योंकि आप कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ कोई खेले। आपको हमेशा याद रखना है, आप इस घर की बड़ी बहू और व्योम अग्निहोत्री की वाइफ है। हर किसी को आपकी रिस्पेक्ट करनी होगी।
अध्याय की बात सुनकर चांद ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम आपकी बात समझ गए अध्याय भैया। चांद की बात सुनकर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मोबाइल। अध्याय की बात पर चांद ने जल्दी से उसके हाथ में उसका मोबाइल दे दिया। अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, कल आपके लिए आपका मोबाइल आ जाएगा, मैं आपको उसे इस्तेमाल करना भी सिखा दूंगा। कहते हुए अध्याय वहां से चला गया। वहीं चांद ने एक नजर खुद की तरफ देखा और जल्दी से क्लोजेट में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर में चांद एक सिंपल सा सलवार सूट पहनकर बाहर आ चुकी थी। उसके बाल खुले थे, मांग में सिंदूर था और गले में व्योम के नाम का मंगलसूत्र। चांद ने मिरर के सामने आकर अपने बालों को संवारते हुए कहा, क्या हम सच में सुंदर है? कहते हुए चांद अपनी नीली नीली आंखों से मिरर में खुद को देखने लगी। उसका दूध सा गोरा चेहरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। उसने अपनी गहरी नीली आंखों की तरफ देखते हुए कहा, क्या हमारी आंखें सच में समुद्र की तरह गहरी है? कहते हुए चांद अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके देखने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर ये तो हमें गहरी नहीं दिख रही है, तो फिर क्या सब लोग झूठ बोलते हैं? कहते हुए चांद ने पाउट बना लिया। काफी देर तक खुद को देखने के बाद आखिर में बेचारी चांद तक हर कर बेड पर आकर लेट गई, पर आज उसे बेड पर नींद नहीं आ रही थी। उसने बड़े से बेड की तरफ देखते हुए कहा, ये कितना बड़ा है, हम तो जमीन पर सोते थे, हमें उनकी याद आ रही है। कहते हुए चांद अपने नाखून चबाने लगी। बेचारी चांद यहां से वहां पलटियां मार रही थी, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर में उसने खुद से कहा, हमें नहीं सोना यहां पर, हमें उनकी याद आ रही है। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था, पर 2 दिन के अंदर अंदर ही उसे भी व्योम से अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगा था। चांद ने चुपचाप तकिया उठाकर नीचे कारपेट पर आकर लेट गई और धीरे धीरे सिसकते हुए सो गई। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर में व्योम इस वक्त अपने क्लाइंट के साथ एक मीटिंग हैंडल कर रहा था। विराज भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। उनके सामने बैठे उनके क्लाइंट मिस्टर जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, हमें आपके साथ न्यू प्रोजेक्ट करने की काफी ज्यादा खुशी है। हमने सोचा है कि हम हमारे प्रोजेक्ट की खुशी में कल एक पार्टी थ्रो करें। वैसे भी आपने 1 हफ्ते का काम 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम पूरे सिंगापुर को बताना चाहते हैं कि आप और हम अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। मिस्टर जॉनसन की बात सुनकर व्योम ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ओके मिस्टर जॉनसन। कहते हुए व्योम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तभी मिस्टर जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए आपके रूम में एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है मिस्टर अग्निहोत्री। उम्मीद है कि आपको सरप्राइज पसंद आएगा। कहते हुए मिस्टर जॉनसन वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर व्योम की आंखें छोटी हो गई। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तेज कदमों से चलता हुआ इस होटल में बने एक रूम की तरफ जाने लगा। विराज भी अपने रूम में चला गया था। यहां से व्योम का मैंशन काफी दूर था, इसलिए आज रात को वह यहीं पर रुकने वाला था। व्योम ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, उसे अजीब सी स्मेल आती हुई महसूस हुई। उसने देखा तो पूरे रूम में सिर्फ अंधेरा था। व्योम ने स्विच ऑन करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। तभी उसे अपने सीने पर किसी लड़की के हाथ महसूस हुए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसके कानों में एक लड़की की सिडक्टिव आवाज सुनाई दी, वेलकम मिस्टर अग्निहोत्री। आज की रात आपकी इतनी हसीन बना दूंगी कि आप इस हसीना को कभी भूल नहीं पाएंगे। कहते हुए उसे लड़की के हाथ ऊपर जाने ही वाले थे कि व्योम ने झटके से उसके हाथ को पकड़कर उसकी पीठ के पीछे मोड़ते हुए कहा, हु द हेल आर यू, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कहते हुए व्योम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके हाथों की पकड़ उस लड़की के हाथों पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। व्योम ने गुस्से से जैसे तैसे स्विच ऑन की और उस लड़की का चेहरे को देखने लगा। वो लड़की दिखने में इंडियन ही लग रही थी और बेहद खूबसूरत थी। वो डरी हुई नजरों से व्योम की तरफ देख रही थी। व्योम ने उसे धक्का देकर नीचे गिराते हुए कहा, अभी के अभी यहां से निकल जाओ, वरना मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। उस लड़की ने व्योम को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर डरते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, मिस्टर जॉनसन ने मुझे आपको एंटरटेन करने के लिए भेजा था। आज की रात मुझे आपके साथ। उसने इतना कहा ही था कि व्योम ने गुस्से से साइड टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, मैंने कहा अभी के अभी दफा हो जाओ यहां से, वरना तुम्हारी लाश यहां से बाहर जाएगी। व्योम की धमकी सुनकर अब वो लड़की और नहीं रुक पाई और जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई और लड़खड़ाते कदमों से रूम से बाहर चली गई। वही व्योम गुस्से से अपनी आंखों को बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान अपने सीने की तरफ गया। उसने गुस्से से अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को निकालकर साइड में फेंक दिया और तेज कदमों से चलता हुआ बाथरूम के अंदर आ गया।
उसने शावर ऑन किया और ठंडे पानी के नीचे खड़ा होकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे अभी भी उस लड़की की बॉडी की स्मेल अपनी बॉडी से आती हुई महसूस हो रही थी, जो कि उसे इरिटेट कर रही थी। उसे उस लड़की के हाथों का टच अपनी बॉडी पर महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करके उसे अजीब से घुटन हो रही थी। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसने कई लड़कियों के साथ रात है बिताई थी, कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहा था, पर ऐसी फीलिंग उसे कभी भी नहीं आई थी। आज उसे खुद पर आ रहा था। उसने गुस्से से रगड़ रगड़ कर खुद की बॉडी को क्लीन किया और अपने सीने को देखने लगा। ज्यादा रगड़ने की वजह से उसका सीना लाल हो चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की। आंख बंद करते ही उसे अपने सामने चांद का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। चांद का चेहरा नजर आते ही व्योम ने अपनी आंखें खोलकर अपने बाल खींचते हुए कहा, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? What the hell is this? जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, मैं किसी लड़की के करीब क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? मुझे किसी की छुअन से इतना खराब क्यों लग रहा है, जबकि मुझे तो ये सब कुछ पसंद था। कहते हुए व्योम गुस्से से अपने बाल खींचने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। आंख बंद करते ही उसे चांद का चेहरा नजर आता था। नींद में जाते ही उसे सपनों में चांद नजर आती थी। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसे उसके चेहरे में भी चांद नजर आती थी, और जिन लड़कियों को वह खिलौना समझकर उनके साथ खेलता था, आज उन लड़कियों का टच उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काफी देर तक नहाने के बाद भी व्योम बाथरोब पहनकर रूम में वापस आकर बेड पर बैठ गया। अभी भी उसके चेहरे पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ मैं दादी के लिए कर रहा हूँ। दादी ने कहा था कि शादी के बाद अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ रिलेशन में रहता है तो उससे ज्यादा घटिया आदमी कोई भी नहीं होता। भले ही यह शादी ज्यादा दिन तक के लिए नहीं है, पर फिर भी मैं शादीशुदा हूँ। शायद इसलिए मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा हूँ। यही बात है, बाकी कुछ नहीं। व्योम खुद को समझा रहा था, पर फिर भी वह जानता था कि कहीं ना कहीं वह खुद से झूठ बोल रहा है। उसने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे सो जाना चाहिए। कहते हुए व्योम पर लेट गया। बेड पर लेटते ही उसके कानों में चांद की प्यारी सी आवाज सुनाई दी, सुनिए ना। चांद की आवाज सुनते ही व्योम ने पलट कर देखा तो उसे बेड की दूसरी तरफ मुस्कुराती हुई चांद नजर आई, जो कि उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। चांद की मुस्कुराहट देखकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, जादूगरनी तुम यहां भी आ गई। तुम सच सच बताओ, कौन सा काला जादू करती हो? जब देखो तब दिल में घूमती रहती हो, अब दिमाग में भी घूमने लगी हो, और अब तो तुम सीधा इंडिया से सिंगापुर पहुंच गई। सच सच बताओ, कहां से सीखा है तुमने काला जादू? कहीं तुम बंगाली तो नहीं हो ना? व्योम की बात सुनकर चांद, जो कि बैठकर दूसरी तरफ लेटी हुई थी, खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, सी आपको क्या लगता है कौन सा काला जादू करते हैं हम? कहते हुए चांद की परछाई वहां से गायब हो गई। वही व्योम को जैसे ही एहसास हुआ कि वह चांद को इमेजिन कर रहा है, उसने खुद से कहा, आई थिंक मैं पागल हो गया हूं। मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, वरना सच में पागल खाने जाने की नौबत आ जाएगी। व्योम अग्निहोत्री, संभाल खुद को, संभाल। कहते हुए व्योम बेड पर लेट गया। कुछ ही देर में उसे सुकून से नींद आ गई और वह नींद की आगोश में चला गया। अग्निहोत्री मैंशन में चांद सुबकते सुबकते कारपेट पर ही सो गई थी। तभी आधी रात को उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी पर कुछ रेंग रहा है। नींद में चांद को कुछ एहसास नहीं हो रहा था, पर जैसे जैसे वो चीज उसकी बॉडी पर और ज्यादा चल रही थी, उसे अजीब सा लग रहा था। चांद ने अपनी आंखों खोलते हुए कहा, यह क्या हो रहा है हमारे साथ? कहते हुए चांद ने हाथ रखकर अपनी बॉडी को टच किया तो उसे कुछ महसूस हुआ। अगले ही पल उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से उसे चीज को पकड़ते हुए कहा, मूषक महाराज आप। कहते हुए चांद ने छोटे से चूहे को पकड़ लिया, जो कि उसके ऊपर कूद रहा था। चांद ने उसे पकड़ते हुए कहा, आप इस तरह से हमारे ऊपर क्यों चल रहे हो? हम सो रहे थे ना। ऐसे किसी को सोते हुए उठाते नहीं है, ये गलत बात होती है। कहते हुए चांद चूहे को अपने हाथ में पकड़कर उसे सहलाने लगी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि उसे चूहे से डर लगता होगा। उसने चूहे की तरफ देखते हुए कहा, मूषक महाराज आप अकेले आए हैं? चाचा जी के घर पर तो एक साथ हमारे ऊपर हमला करते थे। कहते हुए चांद हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द था, जो कि सिर्फ वही देख सकता था जो उसकी आंखों को ध्यान से देखे। चांद ने चूहे की तरफ देखा और उसे लेकर बालकनी में आ गई। उसने बालकनी में चूहे को छोड़ते हुए कहा, आप यहां से चले जाओ, हम आपको मारेंगे नहीं, क्योंकि किसी की जिंदगी छीनने का हक हमें किसी ने नहीं दिया। कहते हुए चांद मुस्कुराकर वापस आकर कारपेट पर लेट गई।
उसने बेड की तरफ देखते हुए कहा, आपके बिना हमें वहां पर नींद नहीं आएगी, इसलिए हम नीचे ही सो रहे हैं। जल्दी से वापस आ जाए ना। कहते हुए चांद ने प्यार से बेड पर हाथ फेरा और फिर से कारपेट पर लेट गई। गाइस, ये स्टोरी आगे तभी कंटिन्यू होगी जब इस पर 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे।